बेतहाशा काम है। मिनिमम आपको जो एक प्रोजेक्ट मिलता है वो मिलता है $100, ये मिनिमम है। $100 का एक प्रोजेक्ट। देखिए बात सिर्फ यही है, उस एक प्रोजेक्ट को लेने के लिए आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने एक मैकेनिक की दुकान खोली, तो आपके पास 3-4 कस्टमर ऐसे होंगे आपके जो आपसे ही काम कराते होंगे, जो आते होंगे ना तो 3 को बताते हुए आते होंगे, यार इससे काम करा लो, ये काम अच्छा करता। अगर आपने एक को काम करके दिया, सही काम करके नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है कि कोई आपको काम देगा? एग्जैक्टली ये चीज कब बेहतर होगी? जब आपकी एक्सपर्टीज लेवल बढ़ती जाएगी। और ये वो स्किल्स है जो आज के दौर में हाईली डिमांडेबल है। मुझे नहीं पता आप लिंक्डइन यूज करते हैं? प्रोफाइल बनाई, प्रॉपर यूज नहीं किया। तो देखें, अब बात ये, आज के दौर में जिसकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है ना, वो कुछ नहीं है। ऐसे ही है, वो ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसको कोई नहीं जानता। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कॉर्पोरेट में भी, मतलब लिंक्डइन में टीचर्स भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। मेंटेन हो गया। क्या वो नहीं डाउनलोड हो रहा? क्या चीज? नहीं सर, आप जो जहाज लेकर आए ना, मुझे इसका डर था। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, आज कोशिश करें आप, आज आप चीजें देखें, रिकॉर्डिंग देखें, और कल उसको जहां तक अप्लाई कर सकते हैं करें, ठीक है? अदरवाइज उसको, क्योंकि मुझे इस जहाज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। आपके कौन से ये जनरेशन का? ये 11 जनरेशन है। 11 जनरेशन। और है G9, ये है कोराई 5। कोराई 5। और मशीन कौन सी? G7, G8 या G7? ये नहीं पता यार, बस कंपनी ने दिया है, ब्रांड न्यू दिया है, इतना पता 2 लाख का है। हाँ। ठीक है, तो और इसके अंदर ये बताना चाह रहे मेरा 13 नहीं यार, 13 की बात नहीं है, मेरा 13 कोराई 3 है, ये 7 है। ये 32 जीबी के साथ है। ये रहा 13 जनरेशन जो मेरे पास। अच्छा, ये वाला 13 नहीं है, कोराई 5 है तुम्हारा भी। मशीन कौन सी है? आपने वो डाउनलोड के लिए फाइल? जी। मैंने एक पीडीएफ की फाइल दी है। ये ग्रुप पर जो है कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया गूगल क्रोम 1 टेराबाइट। बस सुबह चल गया। नहीं चल रहा आपका? चल रहा है, चल रहा है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जब तक आप वो चल जाता है ना, ठीक है? स्क्रीन में भी शायद आप लोगों को विजिबल हो रही होगी, ठीक है? हो रही है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है? वैसे मैंने आपको सिर्फ ये चीज बता दी कि पावर बीआई जो है एनालिटिकल टूल्स है, और ये एनालिटिक्स के लिए यूज होता है, ठीक है? इस ट्रेनिंग का एजेंडा क्या होगा? इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? तो हमारे पास एक पावर बीआई डेस्कटॉप जो कि फ्री वर्जन, जिस पे काम करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक है पावर बीआई सर्विसेज। पावर बीआई सर्विसेज वो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की चीजें। पावर बीआई की वर्किंग को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दें। पहला पार्ट है डेवलपमेंट का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्री में देता है। आप डाउनलोड करो, फ्री में डेवलपमेंट करो, पूरा डैशबोर्ड बना लो। ये सारा कुछ क्या है आपका? फ्री है, कोई पैसे नहीं है। दूसरा पार्ट है, आपने बना लिया, अब मुझे शेयर करना है यूसुफ भाई से, तो मुझे इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। या मैं चाहता हूं जो मैंने डैशबोर्ड बनाया है इसके अंदर डेली डाटा ऑटो रिफ्रेश हो, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको 2 तरह की सर्विसेज दी है, एक है डेस्कटॉप सर्विस जो कि फ्री है, और दूसरी है हमारे पास पावर बीआई सर्विसेज जिसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है? अब अगर आप कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं तो क्या मुझे शेयर नहीं कर सकते? आप फाइल किसी से शेयर करोगे लिए उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बट प्रॉपर जो थ्रू चैनल है, जिसकी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है।
तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर कभी हमें ग्रुप में रिप्रेजेंट करना होगा, आप उसकी पीडीएफ निकाल के शेयर कर सकते हो, नंबर 1 चीज। दूसरा, मैं आपको एक फ्री में अकाउंट बना कर दूंगा, उसको आप 3 महीने तक यूज कर सकते हो। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में कैसे यूज कर सकते हो। बट द थिंग इज, पावर बीआई के अंदर 2 तरह की सर्विसेज हैं। एक है फ्री, जो कि है डेस्कटॉप, और दूसरा है सर्विसेज जो कि आपको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। ठीक है। पावर बीआई की एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई कि पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा विजुअलाइजेशन टूल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा फ्रॉम द वेरियस डाटा सोर्सेज इनटू द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एंड एनालिसिस रिपोर्ट. Power BI offer cloud-based services for interactive visualization with simple interface for end user to create their own report and dashboard. इसके अंदर भी 2 चीजें आपको बताई गई हैं। पहला पार्ट है आपका पावर बीआई जो बता रहा है कि विजुअलाइजेशन टूल है, जिसके अंदर आप डिफरेंट सोर्सेज से, मिसाल के तौर पे आपका डेटा एक्सेल पे पड़ा हुआ है, आपका डेटा सीक्वल पे पड़ा हुआ है, आपका डेटा वेब पे पड़ा हुआ है। पावर बीआई कहता है लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मैं आपका डेटा हर जगह से एक जगह ले आऊंगा फ्री में, और लाने के बाद उसको एक डैशबोर्ड की शक्ल में प्रेजेंट कर दूंगा। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि ऑफर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। जो ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की बात कर रहा है, तो इट मीन यहाँ पर आपको अगर अपना डैशबोर्ड किसी से शेयर करना है तो वहां पर आपको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज लेना पड़ेगा, जिसके आपको $10 पर मंथ आपको पे करना होता है पर यूजर के हिसाब से। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मार्केट में और कौन कौन से टूल है जो कि ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास पावर बीआई, दूसरा है हमारे पास क्लिक सेंस, तीसरा है हमारे पास टैबलू, और चौथा है हमारे पास सैप। ये 4 वो बड़े टूल हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटी आपको हर दुनिया के हर मुल्क में मिल जाएगी। सैप जो है वो बेसिकली, सैप का नाम सुना है आप लोगों ने? ये सब सुना आपने? सैप एक ईआरपी है जो दुनिया की महंगी तरीन ईआरपी है। ठीक है। जो एक्सपोर्ट कंपनी होते हैं ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपके पास ईआरपी क्या लगाना चाहिए, सैप लगाना चाहिए, तो हम आपसे ऑर्डर बनवाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनवाएंगे। ये इस तरह की लिमिटेशंस होती हैं। तो जब आप सैप पे काम करते हो तो उसका बीआई टूल सैक है। तो जिस तरीके से सैप महंगा टूल है, एक्सपेंसिव टूल है, उसी तरीके से उसका बीआई भी जो क्या है वो बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली है। तो बहुत कम कंपनीज है जो कि इसको चूज करती है, चूंकि कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती इस पे। जो काम आपका $10 पे हो सकता है उसके लिए मैं $1000 क्यों दूं। इसी तरीके से हमारे पास टैबलू है। ठीक है। ये भी एक विजुअलाइजेशन टूल है, जिस तरीके से इसके अंदर हम काम करते हैं उसके अंदर भी आप यही काम करते हैं, बट वो फ्री नहीं है। उसका ट्रायल आपको 15 दिन का मिलता है, उसका डेस्कटॉप भी 15 दिन का मिलता है, देन फिर उसके बाद आपको उसको पे करना पड़ता है। तीसरा हमारे पास क्लिक सेंस है, जो कि पहला बीआई टूल है जो कि 91 में लॉन्च हुआ था। ये पहला टूल है जो कि 91 में लॉन्च हुआ था, क्लासिक वर्जन, और आज भी मिडिल ईस्ट में, दुबई में, सऊदीया में ये टूल आज भी चल रहा है, जिसके डेवलपर्स नहीं मिलते। ठीक है। इस ये टूल भी इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो फ्री है, बट इसका क्लाउड वर्जन जो है वो पेड है। तीसरा, ये चौथा टूल है हमारे पास पावर बीआई, जिसका डेस्कटॉप वर्जन फ्री है और जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि हम फ्री में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली इस पे काम करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें पावर बीआई के बारे में और जानेंगे। तो हम इसको इन शॉर्ट मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ते हैं कि यार इसमें है क्या चीजें। तो मैंने 4 टूल के बारे में आपको बताया, होपफुली आपको ये याद होगा। सैक है, टैबलू है, क्लिक है, पावर बीआई है। कहीं पे भी आप इंटरव्यू पे जाते हैं ना, तो वो आपसे इन चारों टूल के बारे में पूछता है कि आप इन चारों टूल पे काम कर सकते हैं। टूल सब एक ही तरह के होते हैं, फंक्शनैलिटी कहीं और जाकर ऑप्शन होगा, बट काम सब एक ही तरह का कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई के एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? सबसे पहले, पावर बीआई ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद, मैं कहता हूँ, यूसुफ भाई कहते हैं मुझे पावर बीआई इंस्टॉल करना हो, मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाए, डाउनलोड कर ले, इजिली एक्सेसिबल। आप कहें मुझे क्लिक सेंस इंस्टॉल करना है, मैं आपको कहूंगा क्लिक सेंस आपको नहीं मिल सकता।
वो आपको टैली मार्क्स, पाकिस्तान में एक वाहिद कंपनी है जो कि आपको देती है सिर्फ टैली मार्क्स, उसके लाइसेंस भी आपको उसी से मिलेगा, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरा पार्टनर नहीं है उसका। इसी तरीके से टैबलो के भी बहुत सारे पार्टनर है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको वहाँ उनसे रब्ता करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको उसका ट्रायल वर्जन भी मिलता है तो वो 15 दिन का क्लाउड देते हैं, डेस्कटॉप वर्जन नहीं। तो पावर बीआई ओपन सोर्स है, इजीली एक्सेसिबल है, तो आपको और मुझे डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और ये सबसे बड़ी चीज है कि कम से कम मैं एक्सप्लोर तो करूं डाउनलोड करके कि है क्या चीज। जब तक मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल ही नहीं करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा। दूसरा चीज, ये पावर बीआई बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है, जस्ट नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करके। दूसरे टूल ऐसे इंस्टॉल नहीं होते, पूरा सेटअप है उनका, पूरे कमांड है, उसको चलाने के बाद वो चीज इंस्टॉल होती है, तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, पावर बीआई इजीली कनेक्ट टू मेनी डेटा सोर्सेस। ये टू मेनी डेटा सोर्सेस क्या है, आपको पावर बीआई बहुत सारे सोर्सेस फ्री प्रोवाइड करता है जहां से आप डेटा को फैच कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी है, यहाँ सैप भी चल रहा है, यहाँ पर हमने थर्ड पार्टी से कोई दूसरी एप्लीकेशन भी ली हुई, यहाँ पर कोई एक मेरा मैनुअल काम भी हो रहा है, और मैंने कुछ वेब एप्लीकेशन बनाई है जिसका डेटा गूगल शीट में भी पड़ा हुआ है। अब मेरे पास 4 डिफरेंट सोर्सेज हो गए, अब मुझे डैशबोर्ड बनाना है, तो पावर बीआई कहता है कि मैं इन चारों सोर्सेज से डाटा लाके आपको एक प्लेटफॉर्म में फ्री में दे सकता हूँ, एक प्लेटफॉर्म। और जितने सोर्सेस पावर बीआई आपको फ्री देता है कोई दूसरा टूल नहीं देता, ना टैबलू, ना क्लिक, ना सेक। सब कहते हैं मुझसे कनेक्टर खरीदो, आपको आपको डाटा चाहिए गूगल शीट का, आप गूगल का कनेक्टर खरीदो मुझसे, तो मैं कनेक्टिविटी बना दूंगा जिसके थ्रू क्या होगा, आप डेटा फैच कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से पावर बीआई इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव। इसका क्या मतलब है, कोई भी एप्लीकेशन है वो अपने आप को क्या करती है, अपडेट करती है। वो क्यों अपडेट करती है, क्योंकि मार्केट में अपनी नीड्स को देखकर, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर को देख के भाई कॉम्पिटिटर ये कर रहा है मुझे भी ये करना चाहिए, अगर मैं ये ना करूं तो क्या होगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो पावर बीआई वाहिद वो टूल है जो कि मंथली बेसिस के ऊपर अपडेट होता है, हर महीने इसकी 15-16 अपडेट आती है। 2014 में लॉन्च हुआ है पावर बीआई, 2014 से लेके 2026 चल रहा है, आज तक हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट आती है, और कुछ ना कुछ अपडेट में वो बहुत सारी चीजें कर जाते हैं। और आपको कोई एप्लीकेशन अपडेट करते हो ना, उसके अंदर फीचर आता है कि यह पेड होगा, आपको खरीदना पड़ेगा, और भी ऐसा नहीं करता, सारे फ्री, मतलब वो आपके लिए अपडेट लेकर आता है जो कि फ्री है। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि आज एक फीचर आपके पास नहीं है तो वो कल हो सकता है इसमें आ जाए। इसमें आप टिकट रेस करते हो, माइक्रोसॉफ्ट का बंदा आपको कनेक्ट करता है अगर आपके पास लाइसेंस है, वो आपको इसमें हेल्प आउट भी करता है कि आप अगर यहाँ पर फंसे तो अपना काम इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर सकते हो, तो ये सपोर्ट भी इनके पास है। पावर बीआई कैन प्रोवाइड बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर ऑल। इसका मतलब ये कि पावर बीआई पहले हो ये था कि ये डैशबोर्ड बनाना सिर्फ आईटी पर्सन का काम होता था, इसके लिए कोडिंग होती थी। अगर आपने HTML, जावा, CSS का नाम सुना होगा तो इसके लिए पूरी कोडिंग करनी पड़ती है, बैकएंड में कोडिंग करनी पड़े, आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, आपको ये होना चाहिए। बट आप पावर बीआई को यूज करेंगे ना, इसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, जस्ट कुछ लॉजिक्स पता होनी चाहिए, सम की लॉजिक क्या है, एवरेज की लॉजिक क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है। अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो आपके लिए बहुत सिंपल। तो ये वो वाइड टूल है जो कि ऑल बिजनेस यूजर्स के लिए, ना कि सिर्फ आईटी पर्सन के लिए। बाकी अगर सैक की बात करूं तो सैक में आपको सर्टिफिकेशन सैप की होगी तो आपको समझ में आएगी। क्लिक सेंस यूज करेंगे तो आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, पीपल की स्क्रिप्टिंग अगर आपको आती है तो आप इस पे काम कर पाएंगे। इसी तरीके से टैबलू के अंदर भी अगर आपने सीक्वल पे काम किया तो आप उसकी मॉडलिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। बट पावर बीआई क्या कहता है, आप बिजनेस यूजर हो, आपको एक्सेल पे काम आता है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना डाटा बना लो, कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबे लंबे स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर ये चीज बता रहा है। पावर बीआई हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी। आज आपको पता है कि एआई का दौर है, हर टूल में एआई आ रहा है, क्योंकि एआई का फ्यूचर है। ठीक है, आज आप डेटा साइंस के लोगों को देखें, ठीक है,
तो वो जो चीजें पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी पाइथन हो गया, ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर भी इनहेंसमेंट हो रही है एआई की। आप पाइथन को यूज करते हुए क्या करते हैं, एनालिसिस ही कर रहे होते हैं या फिर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये जो भी आपके पास जो डाटा साइंस के अंदर जो टूल पढ़ाया जाता है वो सारा डाटा से रिलेटेड ही होता है। तो बेसिकली पाइथन है क्या? पाइथन एक टूल है, फ्री ओपन टूल है, ओपन सोर्स टूल है। वो भी एक ऐप है पावर बीआई की तरह? नहीं, वो ओपन सोर्स टूल है। इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। वो इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, वो डाटा ट्रैवल के लिए यूज होता है, डाटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, वो डिफरेंट पर्पसेस हैं। जो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड बना रहा हूँ, वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू आपको पाइथन की स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, उसके लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए। वही आपका डेटा रॉ डेटा लेगा और उसकी बेस के ऊपर आपको चार्ट बनाकर दे देगा। बट वो चार्ट सिर्फ पाइथन के अंदर ही रहेगा, वो इंटरेक्टिव नहीं होगा। ये तो मैंने आपको दिखाया सिलेक्शन कर रहे हैं चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं होता। वो आपको सिर्फ एक चार्ट बनाकर दे दे, लाइक अ पीडीएफ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको सजेस्ट करेगा सम टाइम कि ये आपका डेटा चेंज होना चाहिए, आपका डेटा ऐसा नहीं ऐसा आना चाहिए। तो इस तरह की कैपेबिलिटीज भी इसके अंदर है। पावर बीआई इज सिक्योर का मतलब होता है कि आपका डेटा अगर आप इसमें लोड करते हो तो आपका डेटा लीक नहीं होता। किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है डेटा, कि मेरा डेटा जो है ना किसी से शेयर नहीं होना चाहिए। तो पावर बीआई आपसे जो डेटा लेता है वो आप तक ही रहता है, किसी से शेयर नहीं करता। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है ये है पावर बीआई इज चीपर देन अदर बीआई टूल। पावर बीआई बहुत सस्ता टूल है, चीपर का लफ्ज यूज किया कि बहुत ज्यादा चीप है, $10 पर यूजर। जबकि दूसरे टूल अगर आप यूज करते हैं ना तो वो, क्लिक की बात करूं तो वो $60 पर यूजर है, सेट की बात करूं तो $600 पर यूजर है। वो चूंकि मैं बता रहा हूं कि उसकी एक फर्क है, सेक के डेवलपर आपको मिलते 6 लाख रुपए के, पावर बीआई का डेवलपर आपको 60,000 से शुरू है, 4 लाख तक मिल जाता है। और अगर आप मिडलिस्ट में अगर आपकी जॉब होती है तो कम से कम 14-15 लाख की जॉब है, 20-22 हजार रियाल कहीं नहीं। अगर आपको पावर बीआई का काम कॉल आ गई मुझे, हाँ मैं आपको बताऊं, मेरा भी दोस्त है, उसको जानते हो, मेरे साथ एक पावर एप्स का बंदा था। लेकिन डेवलपर का रोल तो बिल्कुल ही हमारे इस डोमेन, आप यहीं से स्टार्ट करते हो, मतलब यहीं से स्टार्ट लेंगे डेवलप भी इसमें कवर। जी यहीं से होता है, सब यहीं से होता है। जैसे जैसे एक्सपर्टीज आती है ना वैसे वैसे। हमारे साथ एक बंदा था फिरोज में, पावर एप्स की चीजें देखता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी यार, मेरे साथ छोटा सा था, एक पठान सा, याद आ गया मुझे, सही है। ठीक है, आज वो कतर में है। मेरे पास कॉल आई थी मेरे दोस्त की, मेरे स्टूडेंट की, मुझे बंदा चाहिए, तो वो कतर चला गया। वो मिनिमम 20,000 रियाल पे गया, मिनिमम 20,000 रियाल। मैं जस्ट कोड इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअल नहीं पता, बट मुझे इतना पता कि मिनिमम 20,000 रियाल पे गया। 25 दिन में वो यहाँ से ट्रेवल कर गया। ऑफर भी अभी मेरे पास, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा, अभी मेरे पास आ गया, मुझे 2 बंदे और चाहिए। मैं अभी ये सोचा था कि मैंने वो क्यों नहीं सीखा, बट मैं सीख रहा हूँ। मेरे पास मेरा डोमेन इतना है कि मुझे उस पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा। क्या मतलब क्या पावर एप्स, पावर एप्स वो बेसिकली एप्लीकेशन बनती है उसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, उसके अंदर एप्लीकेशन बनती है। तो जस्ट कहने का मकसद ये है कि पावर एप्स नहीं, मैं आपको लिंक्डइन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना, आज जाकर लिंक्डइन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, उसमें आप ये देखेंगे कि पावर बीआई की जॉब्स भी आती है 16,000 17,000 रियाल की, मिनिमम 11,000 रियाल आपको मिल जाते हैं। काम आना चाहिए, कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए आपका। तो इसको बहुत बड़ा है, आने वाले मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस पे काम कर रहे हैं 10 साल कहीं नहीं गए। पाकिस्तान में 10 साल जो इस पे काम कर रहे हैं वो रंज के कमा रहे हैं, फ्रीलांस से भी कमा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ है। 10 साल अभी है इसमें। 10 साल में अगर आपने 2 साल भी लगा लिया कि यार मुझे ये करना ही है, आपने अपना ऐसा पोर्टफोलियो बना लिया, वही मैकेनिक वाली मिसाल कि 4 बंदे खड़े होके बोले यार इसको ले जाओ, तो फिर सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पैशन के ऊपर, मेहनत के ऊपर। ठीक है,
पावर बीआई के अंदर कितनी तरह की सर्विसेज होती हैं। सॉरी, आज की क्लास थोड़ी इंट्रोडक्शन होगी, मे बी अगर आज हम चीज़ों को कवर, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज आप इस क्लास की इंपॉर्टेंस को समझें, इस टूल की इंपॉर्टेंस को समझें, ठीक है। तो पावर बीआई की सर्विसेज कितनी है। पावर बीआई के अंदर डेस्कटॉप है आपके पास जो कि फ्री है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। पावर बीआई सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड बेस है, ठीक है, जो कि अगर आपको लाइसेंस होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। पावर बीआई कहता है कि आप अपने डैशबोर्ड को मोबाइल पे भी देख सकते हो। ओके। साल के तौर पे एक सीईओ है, उसको डाटा देखना है, अपडेट देखनी है, तो वो लैपटॉप लेके फिरेगा, वो बोलो पागल आ गए, उसके लिए है मोबाइल, कि जो डैशबोर्ड आपने बनाया वो डैशबोर्ड आप मोबाइल पे व्यू करो। उसको कैसे शेयर करेंगे? लाइसेंस होगा। अच्छा, और बेस सर्विसेज। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको थोड़ा सा मीठा चखाया, आपको पसंद आ गया, अब वो ये कह रहा है कि भाई ये शॉपिंग यहाँ से आके खरीद लें। एक आपको टेस्ट दे दिया ना, आपको एक फ्लेवर दे दिया, आपको समझ में आ गया चीज अच्छी है, फिर आप उस पर पैसे खर्च भी करोगे। मिसाल के तौर पे पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि भाई $10 का है, लो और काम करो, तो आप कहते हैं यार $10 बर्बाद हो जाएंगे यार, नहीं समझ में आएगा तो बर्बाद है। बट एक चीज फ्री में बना ली ना, ये समझ में आ गया टूल में जाने, अब आप खर्च कर सकते हो। तो ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है कि पहले फ्री में कन्विंस करके लाओ, आदि बनाओ, और वो खुद खरीदेगा तुमसे। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, मैं आपने बोला कि $10 में पर यूजर। अब मैंने एक डैशबोर्ड बनाया और मुझे आपको शेयर करना, दो लाइसेंस चाहिए, एक आपका एक मेरा, सही है, एक बनाने वाले का और एक देखने वाले का। ओके। तो क्या मैं आईआर के में जब डैशबोर्ड बनाऊंगा तब तक पे करूंगा? नहीं, आपका एक अकाउंट है, आप अपने डैशबोर्ड, आप अपने अकाउंट से आप 100 डैशबोर्ड बना सकते हो। जितने लोगों से शेयर करोगे, आप इनसे शेयर करोगे एक लाइसेंस, इनसे शेयर करोगे एक लाइसेंस, मैं आपसे पहले डैशबोर्ड आपको एक लाइसेंस चाहिए। हाँ, मेरे पास एक लाइसेंस जिसको शेयर कर रहे हो उसके पास भी लाइसेंस होना सही है। चाहिए। मैं अभी हम 2 इंडिविजुअल की बात है। हाँ, मैंने एक डैशबोर्ड शेयर कर दिया, आपका भी लाइसेंस है, मेरा भी लाइसेंस है। अब मैं 3 महीने बाद फिर एक डैशबोर्ड शेयर करना चाह रहा हूँ, तो क्या फिर पे करना पड़ेगा? नहीं, आपने एक लाइसेंस ले लिया ना, मैंने आपको बताया तो, पर मंथ $10, यानी कि साल के $120 पे करते हो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं डैशबोर्ड शेयर करूं या नहीं करूं, तो आपने हर मंथ $10 देने ही देने, पे करने हैं। जी जी। अगर आपने एक बार लाइसेंस ले लिया है इस मकसद से कि मैंने किसी को शेयर करना है, अब उसका कंसर्न नहीं, आप दो ना दो, या आपका अपना मसला है। मंथली सब्सक्रिप्शन हो, मंथली सब्सक्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, इसके अलावा कोई हल? जुगाड़ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी हम जुगाड़ पे ना जाए, अभी हम बेसिक चीजों को समझें। क्योंकि देखिए, कंपनीज तो मुझे बोलेगी कि ना, मैं आपको बताऊंगा, मैडम मुझे बोलेगी बेटा कि मैं हर महीने $10 पे करूंगी अपने पास से, और तुम भी पे करोगे। कंपनी तो बोलेगी बेटा ये तो, कंपनी को उसकी वर्थ का पता होगा ना। मिसाल के तौर पे वकास साहब मुझे लेकर आए फिरोज में, मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे लाइसेंस खरीदना, मैंने कहा नहीं, मैंने 3 महीने लाइसेंस नहीं खरीदा, फ्री में चलाया, चीजें बनाई, दिखाया, मैनेजमेंट को पसंद आई, अब खरीदो। वही बात, टेस्ट आ गया ना, तो $10 कोई मायने नहीं रखते। आपको क्या लग रहा है $10 कितने बनते हैं? 300 चलता मेरा कुछ, 300 रख लें मैक्सिमम। 3000 रुपए। क्या कंपनी एक यूजर पे 3000 खर्च नहीं कर सकती महीने में? कर सकती है भाई, उससे ज्यादा कर सकती है। बात ये, अगर आपने एक ऐसी चीज बना ली जो उसके काम की है, तो वो उसके 5000 भी हर महीने देगा, अगर उसको फायदा है तो। अगर फायदा नहीं है तो वो शायद आपको $100 भी ना दे। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक चीजें, 3 तरह के सर्विसेज हो गए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं पावर बीआई के पिलर्स के। अब हम बात कर रहे हैं कि पावर बीआई काम कैसे करता है। मैं चाहता हूँ आप मेरी तरफ देखें, पावर बीआई काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस फ्लो क्या है। हर चीज का एक प्रोसेस फ्लो होता है। एक कंपनी की मैं मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक दुकान है चीज की, उसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा। सबसे पहले परचेजिंग करेगा तो सेल कर सकता है, परचेजिंग करेगा, सेल्स करेगा, अगेन परचेजिंग करेगा, तो ये एक साइकिल है जो कि चलता रहेगा। इसी तरीके से पावर बीआई का भी एक प्रोसेस साइकिल है। मिसाल के तौर पे मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे पास यूसुफ भाई आते हैं, कहते हैं यार मुझे अपना एक डैशबोर्ड बनाना है, मुझे एक मैनुअल रिपोर्ट है, मुझे उसको ऑटोमेट कराना है, उसका एक प्रोसेस हो। उस प्रोसेस का में सबसे पहला पार्ट होता है
रिपोर्ट गैदरिंग मीटिंग। सर मैं बात काट रहा हूँ, आप जब फ्लो में थे मुझे पता है जिस वक्त आपने ट्रेनिंग दी थी वो एम्प्लॉयज को, तो उस वक्त आपने कोई डैशबोर्ड या डाटा शेयर किया था, ईमेल पे किया था, आई फॉरगॉट, या किसी चीज पे किया था, हर एम्प्लॉय वो डैशबोर्ड देख रहा था, तो क्या आपने फिर उसके हर एम्प्लॉय का लाइसेंस बनवाया था? नहीं एम्बेडेड कोड दिया था ना मैंने, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो फ्री वाली चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी उसकी फिक्र ना करें। अभी तो हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि आप एक डेवलपर हैं या मैं एक डेवलपर हूं, आप मेरे पास लेकर आते हैं तो मैं काम करता कैसे हूं। तो सबसे पहले होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग। कोई भी एक एनालिसिस है, कोई भी एक डेवलपर है, कोई भी एनालिस्ट है, उसको सबसे पहले, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर क्या होता है, मैं आपके प्रोसेस को समझता हूँ। आप मेरे पास आते हो, एक रिपोर्ट है डेली बनाते हो 2 घंटे लगाकर, आप मेरे पास आते हो, मुझे कहते हो तारिक भाई मेरी ये रिपोर्ट है, मैं 2 घंटे लगाकर बनाता हूँ, आप मुझे इसको ऑटोमेट कर दो। क्योंकि रिपोर्ट आप बनाते हो तो इसके बारे में आपको पता है आप क्या करते हो, मुझे तो नहीं पता, तो मुझे तो पहले आप बताओगे आप करते क्या। तो ये कहलाता है रिपोर्ट गैदरिंग मीटिंग या रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग, जिसके अंदर मैं आपकी रिक्वायरमेंट को समझता हूँ, आपकी चीजों को समझता हूँ और उसको मैं अपने बीआई के अंदर फिट करने की कोशिश करता हूँ पहली मीटिंग के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग, या फिर आप कह सकते हैं डाटा की अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको एक डाटा दिया और मैं कहता हूँ आप डैशबोर्ड बनाओ, आप क्या बनाओगे, आपको उस डाटा के बारे में जब पता होगा, उसकी केपीआई के बारे में पता होगा, उसकी डायमेंशंस के बारे में पता होगा, तो आप बनाओगे ना। अदरवाइज तो आप बोलोगे ये तो सारे नंबर्स हैं, मैं क्या दिखाऊं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका डाटा की अंडरस्टैंडिंग, और वो कहलाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग, जिसमें आप मुझे बता देते हो कि भाई मैं ये रिपोर्ट यहाँ से निकालता हूँ, फिर ये क्लीन करता हूँ, ये फिल्टर करता हूँ, ये करने के बाद एक्चुअल मेरी रिपोर्ट ये बनती है। वो मैं समझ लिया, वो वाला पार्ट इसके अंदर नहीं लिखा क्योंकि वो एक अलग चीज है। तो सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, डाटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने कभी भी ऐसे बस डाटा लिया और शुरू नहीं हो जाना, आपने पहले समझना है कि डाटा क्या है। इसके बाद पावर बीआई पे काम शुरू होता है। पहला पार्ट है डाटा की एक्सट्रैक्शन, कि पावर बीआई के अंदर किसी न किसी तरीके से डाटा को लाना है। लाने क्या होता है, ये पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सम टाइम जब हम डाटा को लेकर आते हैं तो डाटा हमारा क्लीन नहीं होता, डाटा के अंदर एरर्स होते हैं, डाटा के अंदर स्पेसेस होता है, एरर्स होते हैं, उसको रिमूव करना होता है। तो ये सेकंड पार्ट है कि डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार हो। आपने एक एक्सेल से डाटा लोड किया, क्लीन डाटा था, एक्सट्रैक्शन के बाद आप डाटा विजुअलाइजेशन पे चले गए, ट्रांसफॉर्मेशन आपने नहीं की, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि वन बाय वन प्रोसेस क्या होता है, डाटा की एक्सट्रैक्शन, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करते, आपके डाटा में एरर है, तो जो डैशबोर्ड पे नंबर दिखा रहे हैं, क्या वो डाटा आपको सही दिखेगा मैनेजमेंट को। अब एक डाटा के अंदर एरर था, आपने उसको हटाया नहीं, डाटा दिखा दिया, उसकी वजह से कैलकुलेशन मल्टीप्लाई होकर कुछ और हो गई, तो नंबर चला गया, गलत चला गया। तो इस तरह का डाटा अगर मैनेजमेंट देखेगी तो आपके प्रोजेक्ट को कर देगी बंद। तो एक डेवलपर क्या करेगा या एक एनालिस्ट क्या करेगा, डाटा की एक्सट्रैक्शन के बाद उसको चेक करेगा कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं करनी, तो वो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद होती है मॉडलिंग। मॉडलिंग को अभी हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये है एडवांस लेवल की चीजें, ठीक है। मॉडलिंग के अंदर होता है हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। हम इसको फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन कर ली, ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, डाटा तैयार हो गया। डाटा तैयार होने के बाद हम करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होती है, केपीआईज क्या होंगी, टोटल सेल देखना है, एवरेज सेल देखना है, टोटल कस्टमर देखना है, नंबर ऑफ इनवाइसेस देखनी है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद अपने पास एक जगह रख लेते हैं ताकि हम कोई भी विजुअल दिखाएं तो वहां पर उसको यूज कर सकें। विजुअलाइजेशन से पहले होती है कैलकुलेशन। जब आपकी कैलकुलेशन हो जाती है, आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, कैलकुलेशन कर ली,
अब आप प्रिपेयर हो गए डैशबोर्ड बनाने के लिए। अब जो आप डैशबोर्ड बनाएंगे ना, तो वो आपको करेक्ट नंबर दिखाएगा या एक्चुअल नंबर दिखाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट जो पुराना पार्ट है या जो बैक स्टेप वाला पार्ट है उसमें कोई भी एरर होगा या कोई मसला होगा, तो जो आपका लास्ट जो आउटपुट होगा ना वो हमेशा गलत दिखाएगा। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन आप करते हो, और फिर विजुअलाइजेशन के बाद आती है डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन। ये वो पार्ट है जब आपके पास लाइसेंस होगा तो आप कर सकते हो, ये वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला पार्ट है। तो ये एक प्रोसेस साइकिल है जो कि पावर बीआई के अंदर चलती है। तो पावर बीआई के अंदर पहला क्या होता है काम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप इसी तरीके से काम करते हो। एक मिसाल के तौर पे हम बिरयानी बनाते हैं तो उसका भी बिरयानी बनाने का एक प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे आपने गोश्त थोड़ा सा फ्राई किया और फिर पूरा चावल डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए, बन करके छोड़ दिया, बिरयानी तो बन गई है सारी। हाँ, लेकिन वैसे नहीं बनी जैसे नहीं, क्या बिरयानी नहीं बनी? इंग्रेडिएंट सारे वही हैं, बट क्या है, आपकी टाइमिंग वो नहीं है जो कि हर स्टेप्स की होनी चाहिए थी। तो इसकी मिसाल भी यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप के पहले आपने गोश्त को फ्राई करना है, उसे भूनना है, उसका कोरमा सही बनाना है, फिर चावल को अलग से करना है। मतलब इन सब चीजों को करने के बाद आखिरी में आप उसको गार्निश भी करते हो, करते हैं ना? क्यों? ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। अगर आपने कुकिंग शो देखा होगा तो आप उसमें देखें उसकी विजुअलाइजेशन पे, उसके फाइनल आउटकम पे वो कितना काम करते हैं, सफाई सुथराई सारी चीजों पे उसकी प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लास्ट प्रेजेंटेशन है ना वही यूजर को पिच होती है। आपने पीछे कितनी मेहनत की हो, एक्सट्रैक्शन पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, कैलकुलेशन पे, कोई नहीं देख रहा। कोई देख रहा है? यूजर को क्या दिखेगा? लास्ट ऑप्शन। और अगर उसी में वो चीज ना हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपने स्टेप बाय इस प्रोसेस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और इंटरव्यू में सवाल होता है कि आप एक डैशबोर्ड बनाने से क्या करेंगे, बताएं? तो आप डाटा लोग बना देंगे। वो आपसे पूछना चाहता है कि भाई आप करोगे कैसे, तो आप उससे पूछो कि भाई पहले तो मैं पूछूंगा प्रोसेस फ्लो क्या है, फिर मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा, फिर मैं देखूंगा डेटा के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत तो नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत तो नहीं है, तो फिर मैं उसकी मॉडलिंग करूंगा अगर एज पर नीड होगी। मॉडलिंग के बाद फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन करने के बाद मैं विजुअलाइजेशन करूंगा ताकि मेरे जो भी स्टेप्स हैं वो उसका आउटकम अच्छे से निकल कर। तो ये मकसद होता है। सो आई होप आपको इस 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में कम से कम ये चीज समझ में आएगी कि पावर बीआई क्या चीज है, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस फ्लो है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। इसके अंदर बेताशा बहुत सारी चीजें, अगर शायद मैं पूरी रात आपको लगा के बताना चाहूँ तो मैं नहीं बता पाऊँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपने एक्सेल यूज किया है, एक्सेल में कितने फंक्शन कितने यूज किया आपने? थोड़े यूज किए। तो ये इसकी मिसाल है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं एक ही दिन में आपको बोलूं ये नहीं सारा कुछ, तो फिर वो तो होगा कि बस बटन, तो बटन वाला काम हमने नहीं करना है। तो आपने आज के इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ, जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैंने आपको बता दी कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आता है डेटा को समझने के लिए आप करते हो। ठीक है, तो अभी हम जो आपको फाइल दी है, डाउनलोड की है, आप होपफुली आपने वो कर ली होगी। हम उसको देखते हैं। सबसे पहले उस डेटा को खोल के देखेंगे क्या है और फिर उसको लोड करेंगे। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है, जो फोल्डर में डेटा दी उसको फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर 8 फाइलें आ जाएंगी। ऐसी है ना? हाँ, आप 8 डिफरेंट सोर्सेज हैं, शीट्स नहीं है। 8 डिफरेंट तरीके हैं जहां से डाटा को आप फेच करेंगे, और ये वो सारे सोर्सेज हैं जहां से एक्चुअल में होते हैं। ये कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहां से काम नहीं होता। इसमें 90% काम सीक्वल से होता है, 10% काम एक्सेल से करते हैं।
अगर 0.099% वेब से यहाँ से वहां से डाटा आता है, अदरवाइज ये दो सोर्सेज है जो होते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि अगर पीडीएफ में भी डाटा हो तो अभी हम पीडीएफ से भी, हाँ बिल्कुल, सीएसवी की फाइल है उससे भी खेल जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ये नहीं चलेगा। अरे तारीख पे बस 2 दिन की बात है यार। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मैदान जंग में जो है ना, आपका हथियार अच्छा होना चाहिए। आप सामने वाली पार्टी को ये नहीं बोलोगे रुक जाओ 2 दिन हो रहा है, ठोक के चला जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? पावर बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कोर i5 8 GB रैम, मिनिमम 8 GB। मैंने अब रिक्वायरमेंट भी डाली थी 8 GB रैम। देखिए ये एनालिटिक टूल्स है जो कि आपके मेमोरी को यूज करता है। मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर डाटा लोड कर दिया, अब हर क्लिक के ऊपर क्या होता है वो आपकी मेमोरी को यूज लेकिन करता है। जनरेशन वो कम है, i3 है मेरा, लेकिन ये जनरेशन आगे की है तो बहुत तेज चल रहा है। i3 है जनरेशन आगे की। हाँ। तो हम प्रैक्टिकली काम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले पावर बी को आपने ओपन कर लिया, देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपके पास। डबल क्लिक करने के बाद हाँ हाँ वो मुझे पता है, बहुत मुश्किल से हमने कवर किया है। इंस्टॉल की तारीफ ही नहीं किया था इसमें। अच्छा सही है यार, बताया ना भाई। हाँ मैंने रिकॉल कर लिया। गलती ये हुई वो डाइवर्ट हो गया ना भाई, ये तो बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है। पावर के डेस्कटॉप पे उनसे ये एक्सरसाइज होगा। जी जी जी, उस पर डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, होगा। अब मे भी शायद आप भी मेरा i5 वो हो जाएगा फिर, जब तक नहीं होता देखें, क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा सा है। इन्होंने जाना है नागन, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत दूर से आए हैं, और हम क्लास के एंड में एक नई चीज अनाउंस करेंगे जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो इससे होगा कि थोड़ी सी मेरी आउटिंग भी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी, और हम एक दूसरे का घर भी देख लेंगे, ठीक है। सही है, तो वो हम लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे उसको, ठीक है। अभी आपके पास चूंकि ये रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, आपके पास टाइम होगा, तो आप इस रिकॉर्डिंग को बहुत रुक रुक कर आराम से देख सकते हैं। तो बजाय कि हम उस पर टाइम वेस्ट करें, आपके पास पूरा 1 वीक का टाइम होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसी पावर भी आप ओपन करेंगे, आपके पास पहला वेलकम पेज ही आएगा। इसके अंदर आपके पास रिसेंट फाइल है जो आपने अगर आपने एक्सेल यूज किया है ना, तो आपको ये बहुत सिमिलर दिख रहा होगा। इसके अंदर देखिए ब्लैंक रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब एक हम नई रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आपके पास ये आपका मेन मेन्यू है, ठीक है। इसमें आपके पास दो तरह के जो है वो आपके पास इंटरफेस आता है, एक आता है रिपोर्ट व्यू, एक आता है पावर क्यूरी। रिपोर्ट व्यू के अंदर हम डैशबोर्ड बनाते हैं, और पावर क्यूरी के अंदर हम डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट था ना, वो इस विंडो के अंदर नहीं होता, उसकी एक अलग से विंडो खुलती है, हम वहां करते हैं। क्योंकि आज हमारा वो पार्ट नहीं है, तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते। पहले तो यहाँ पर हम कुछ चीजों को समझते हैं जो हमारे काम की चीज है। मैं मैग्नीफायर, अगर आप लोगों को नहीं समझ में नहीं दिख रहा हो ना, जैसे ही आपने ऑन कर लिया ना, यहाँ देखिएगा ना, थोड़ा सा यहाँ फोकस करिएगा। इस स्क्रीन से आप वाकिफ होंगे अगर आपने एक्सेल यूज किया है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा होम स्क्रीन के अंदर जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा होम स्क्रीन के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता है। इंसर्ट का एक अलग टैब है जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हैं आपको इन डिटेल में दिख जाएंगे। मॉडलिंग का एक अलग टैब है, व्यू का एक अलग टैब है, ऑप्टिमाइज का अलग टैब है, और हेल्प का एक अलग टैब है। हमारा जो ज्यादातर काम होगा वो किस पे होगा? होम के टेबल पे। सारा काम हम होम के टेबल पे रह के कर सकते हैं। होम के टेबल में आपको ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है, ये क्लिपबोर्ड आपको एक्सेल पे भी दिखेगा, पावर पॉइंट पे भी दिखेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट के लिए यूज होता है, और फॉर्मेट प्रिंटर, हम एक विजुअल से दूसरे विजुअल पर अगर कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ जो काम की चीज है हमारे पास, वो है हमारे पास डाटा।
ये वो एरिया है, शायद आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जहां से आप डेटा की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब पावर बीआई क्या कहता है? पावर बीआई ये कहता है, या माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि जो सिमिलर टूल हैं ये, या फिर जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, वो मैं आपको सामने दे देता हूं। मिसाल के तौर पे एक्सेल बहुत सिमिलर है, यूजुअली यूज होता है, तो वो आपको सामने मिल रहा है। 1 लाख है, अगर आप क्लाउड यूज करते हैं तो आपको है। सीक्वल की कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया 90% डाटा आपका सीक्वल से कनेक्ट होता है आज, आपको सामने दिख रहा है। इसी तरीके से इंटर डाटा है, ये इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। डाटावर्स है और रिसेंट सोर्सेस है, तो मतलब ये वो सोर्सेस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो वो आपको सामने दिख रहा है। बट कैटलॉग क्या है? ये बेसिकली एक डेटा वेयर हाउसिंग है माइक्रोसॉफ्ट की, जहां से हम डेटा को फैच कर सकते हैं। एक सोर्स है, ये सारे सोर्सेज हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब आप कहते हैं नहीं मेरा डेटा तो CSV का है या नोटपैड का डेटा है, वो डाउनलोड करना है। उसके लिए जब आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखेंगे इतने डिफरेंट सारे ऑप्शंस खुल गए। ये वो सारे सोर्सेज हैं जहां से आप डेटा को फैच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करें, कर लिया आपने मोर पे क्लिक। यहां पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, यहां पर देखें आपके पास जितने किस्म की फाइल टाइप होती है, हर किस्म की फाइल टाइप अलग अलग भी आ रही है, ऑल भी आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ फाइल, फाइल टाइप की कौन कौन सी फाइल होती है? एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, XML, जेसन, फोल्डर, PDF। एक्सएमएल कौन सी होती है? XML फाइल होती है, कोडिंग की फाइल होती है, परक्यूट और शेयर फोल्डर। तो ये वो सारी फाइलें होती हैं जहां से आप डेटा को फैच कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये कहते हैं नहीं आपका डेटा तो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। अब एक छोटा सा लफ्ज है डेटाबेस, बट डेटाबेस कितने किस्म की है मार्केट में, ये देखें सारी। ये वो सारी डेटाबेसेस है जहां से डेटा को आप फैच कर सकते हैं। डेटाबेस ये थर्ड गेट डेटा, हाँ गेट। अच्छा हमें जैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी में कोई एरर या कुछ भी है उसका डेटाबेस किस तरह से। देखिए आपको यूजर बताएगा कि मैं डेटा यहाँ से लेता हूँ। सही है। आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग, पहला सवाल ये कि डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब डेटा की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको ये पता होगा यहाँ कहाँ से है, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं ना। तो अभी हम चूंकि हम सबको तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट मैंने आपको बता दिया कि ये वो सोर्सेज है जहां से डेटा को फेच कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं अपने सोर्स की तरफ, जो मैंने आपको फाइल दी है, इसमें फाइल नंबर देखिए 1 आ रहा होगा। एम्प्लॉय नंबर 1। इस फाइल को अगर आप खोलते हैं, मुझे बताएं क्या दिख रहा है आपको? फाइल नंबर 1 खोल लें बस। मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपको सबसे पहले क्या होनी चाहिए डेटा की डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए डेटा को देखना जरूरी है। आपने डेटा को खोला, डेटा आपको ये दिख रहा है, क्या है ये? समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत डिसऑर्डरली कुछ लिखा हुआ है। डिसऑर्डरली नहीं है, वो ऑर्डरली है। आपको नहीं समझ में आ रहा, बट है डेटा। इतना पता है कि आपको के एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। अब हम देखें, नाम आ रहा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, कोई डेट आ रही है, 2 किस्म की डेट आ रही है, ठीक है। एड्रेस आ रहा है आपका, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है। मुझे इतना तो समझ में आ रहा है। अब अब
आपको बीआई कैसे हेल्प आउट करता है डेटा अंडरस्टैंड करने में, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक है ना। अब हम एक काम करते हैं, सिंपल पावर बीआई में जाते हैं। आप सब यहाँ पर स्क्रीन पे देखिएगा, मैंने एक नई फाइल ले ली। अब मुझे ये जो एक्सेल की फाइल, जो टेक्स्ट फाइल है ना, मुझे पावर बीआई के अंदर लोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, गेट डाटा पे जाएंगे। हाँ ठीक है, ग्रेट। और फिर वहां से जो ये फॉर्मेट कौन सा है, कौन सा फॉर्मेट है ये, नोटपैड है। नोटपैड है तो टेक्स्ट फाइल कहलाती है। टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा फाइल कहाँ है, मुझे वो पाथ बताओ। यस, ठीक है, तो हम जाते हैं पाथ पर। मेरी ये फाइल पड़ी हुई जी ड्राइव में, न्यू ट्रेनिंग वीक 1 कनेक्ट डेटा और टेक्स्ट फाइल। बस ये टैक्स सीएसवी होगा ना, ये वाला। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यस, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन। अब जैसे ही मैं ओपन करता हूं, ये जो लोडिंग ले रहा है ना, यहाँ पर देखें ये क्या कर रहा है, करेक्शन बना रहा है। अब ये क्या करेगा, आपके डेटा को एक्सेल के अंदर स्प्लिट यूज किया आपने, हाँ स्प्लिट यूज किया था, अभी वो रिकॉल नहीं हो रहा। ब्रेकअप कॉमा सेपरेटेड। हाँ, जो सैंपल से ब्रेकअप बनाते थे ना हम लोग। आपने अगर एक्सेल, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने एक्सेल यूज किया ना तो आपके लिए क्या करेगा, ये इजी है। मैंने स्प्लिट अब जो डेटा आपको वहां समझ नहीं आ रहा था, क्या वो आपको यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ, आपने क्या इसको बोला है कि इसको स्प्लिट करना है, क्या आपने इसको पता है कैसे करना है, नहीं। पावर बीआई क्या कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर को समझ रहा है जो कि वहां पर अप्लाई हुआ है, उसको स्ट्रक्चर को उसने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक। और आपको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8 करके उसने क्या कर दिया, 8 अलग अलग कॉलम है और इसने रॉ वाइज डेटा आपका बना दिया। पावर में डाटा बना तो ये है, हेडिंग क्यों हो रहा है? क्या चीज, रखा हुआ था यहीं रखा हुआ था। और जब मैं इसको ऑल करता आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया ना, एक्सपेक्ट किया और ये वजह से कहाँ है वो, इस हेल्प डेस्क के अंदर अरे इसको खोले तो सही। फोल्डर का नाम क्या है? इस फोल्डर में अरे 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 क्या कर रहे हैं आप, ये देखें ना, ये क्या होगा? अच्छा वो खोल के रखनी है फाइल, एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर कौन सा है? डेस्कटॉप पे ऐसी जुड़ी फोल्डर पीसी में डाल। आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं क्या करूं, मुझे बताएं। सारे डालने हैं। अगर आप इस तरह की बातें एक्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं किया। आप एक रार फाइल को लोड करने के चक्कर में लगे पड़े हैं, मैं कहाँ सर मारूं, मुझे बताएं। देखो मैंने कर लिया यार, क्या बात है, ये सही कर गए। तो देखिए मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, आप अगर एक स्टेप मिस करेंगे आप बोलेंगे डेटा नहीं आ रहा। तो अभी आपने फोकस करना है मेरी स्क्रीन के ऊपर, चूंकि रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, टाइम शॉर्ट है, ठीक है। सो हम कोशिश कर देंगे, हम कम से कम 5-6 फाइलें तो सीख लेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको फर्दर कंटिन्यू करें, ठीक है। वो मुझे पता है वो लोड होगा, सब कुछ होगा, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि फोकस यहाँ रखें। यहाँ देखें, एक बार सीख लेंगे ना, समझ लेंगे, अप्लाई करना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ मिस कर जाएंगे फिर बाद में उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे इस फाइल में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मुझे देखकर बताएं क्या इस फाइल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, नहीं सही से लिख के बताएं। हेडिंग सबसे पहले हेडिंग्स होगी, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो टेबल तोड़ना है आपको। नहीं टेबल तोड़ना, टेबल तो टूट गया ना, मतलब टेबल टूट गया, इसमें डेट और टाइम एक साथ आ रहा है। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर। सबसे पहले चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर कॉलम के नाम सही नहीं आ रहे, बिल्कुल हेडिंग्स क्यों नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉलम के नाम, ठीक है। आज की क्लास हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है तो हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, लोड। अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना होता तो मैं किस पे क्लिक करता, अभी हम सिंपल करते हैं इसको लोड। अच्छा मैंने फोल्डर नेम भी रखा हुआ था तो वो मुझे शो नहीं कर रहा था, जैसे मैंने फोल्डर नेम किया तो फिर वो मुझे शो कर गया डेटा। आपने अगर कोई चीज मिस की ना यूसुफ भाई, ये परेशान। अच्छा अब ये देखें, यहाँ देखें सारे, ये फाइल लोड हो रहा है, ठीक है, ये लोडिंग कर रहा है। जैसे ही ये फाइल लोड हो जाएगी आपके पास राइट हैंड के ऊपर एक पेन है डेटा के नाम से, वहां पर आपको ये दिख जाएगा कि आपने क्या डेटा लोड किया है, दिख रहा है। फाइल नंबर 2 पे चलते हैं। अभी चूंकि हमने सीखना है कि लोड
करते कैसे? पहली फाइल लोड किया आपने टेक्स्ट फाइल, दूसरी फाइल कौन सी है आपकी? दूसरी फाइल बताएं मुझे कौन सी है जल्दी से। दोबारा आप इस पे होम पे जाएंगे, दूसरी फाइल एक्सेल एक्सेल की है। एक्सेल की फाइल को खोल के देखना है आपने। एक्सेल की फाइल को तो ओपन करना उसको भी, हाँ, दूसरी फाइल है आपकी। कनेक्ट करना है उसको। अभी तो हम डाटा की अंडरस्टैंडिंग अच्छा खोलना स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। एक डाटा लोड करने से पहले उसको खोल के देखेंगे उसमें डाटा क्या है। ओके देख लिया। यूसुफ भाई फाइल नंबर 2 खोलिएगा। मैं कह रहा हूं इसको फोकस ना करें, ये आप कर लेंगे। मैंने आपको 6 दिन का टाइम देना है। फाइल नंबर 2 खोलिए सर। फाइल नंबर 2 खोलें सिर्फ और देखें उसमें क्या डाटा है। जो एक्सेल शीट है जिसके अंदर आपको अलग अलग कॉलम दिख रहा है, बट ये है CSV की फाइल। Yes. आपको एक्सेल फाइल और CSV फाइल में फर्क पता है? सेम होती तो वो एक्सेल फाइल ही होती है। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल, जिसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। नंबर 1, इस फाइल के अंदर जस्ट 1 शीट होती है हमेशा, कॉमा सेपरेटेड होती है ना। मिसाल के तौर पर इसके अंदर कोई फॉर्मेटेड नहीं होता, इसके अंदर हम कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करते। ठीक है, आप कभी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे ना, इसको सेव एज करने जाएंगे तो हमेशा ये आपको देगा कि इसको आप क्या करो, कन्वर्ट करो। CSV की एब्रीविएशन होती है वो, जो कि अभी मुझे याद नहीं है सही से, बट इसके अंदर होता ये है कि ये सिंगल शीट होती है और अनफॉर्मेटेड होती है। ठीक है, बिल्कुल हर जगह हम जहाँ पे भी फाइल अपलोड करते हैं ज्यादा CSV होती है, हाँ ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे ज्यादा। अब हम एक काम करते हैं, इस फाइल को मुझे लोड करना है। आपने देख लिया इसमें डेटा क्या है। पहला वाला जो डेटा खोल के दिखा था उसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट इसमें तो कुछ समझ में आ रहा है। हम अगेन पावर BI में जाते हैं। अब मुझे बताएं कहाँ जाना चाहिए दोबारा यस, लोड करने की, क्लोज नहीं करें इसको। अब मैं किस में जाऊंगा दोबारा, मोर डेटा, फाइल पर आऊंगा और दोबारा किस चीज को सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट और CSV। टेक्स्ट और CSV के लिए आपने ये कनेक्टर यूज करना है। ऑप्शन सेम है, एक्सेल कनेक्ट नहीं करेंगे हम। ये एक्सेल नहीं है। हाँ सॉरी टेक्स्ट और हाँ सही है। मैं आपको अभी यही बता रहा था, एक्सेल नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट/CSV का मतलब टेक्स्ट भी और CSV भी यहीं से होगा। अगेन क्लिक करते हैं और करते हैं कनेक्ट। अब ये दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, लोड करना, ओके CSV फाइल पे। अब देखिए मैंने CSV कनेक्ट किया ना, तो यहाँ पर एक्सेल की फाइल नहीं दिख रही है आपको। फाइल नंबर 3 आपके एक्सेल की फाइल है, वो आपको नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि आपने CSV का कनेक्टर लिया है। ओपन कर दें और जस्ट लोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डेट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और प्रॉफिट क्या आ रहा है, अरेंज होकर आ रहा है। पहले भी अरेंज था, कॉलम का नाम ठीक आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके CSV के अंदर वो पहले से ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, लोड। तो इस तरीके से आपने 2 फाइलें लोड करना सीखी, पहली टेक्स्ट फाइल और दूसरी CSV। तो साइड में से बता दीजिए। ठीक है, फाइल क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम फाइल नंबर 3 पे जाते हैं। फाइल नंबर 3 में जाने से पहले हम फाइल नंबर 6 को देखते हैं, जो कि है आपका PDF। PDF की फाइल को खोलते हैं। आपका यूजर कहता है मेरे पास तो डेटा आता है PDF में, भाई मैं PDF दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आप मुझे दो, मैं उसके थ्रू काम कर लेता हूँ। ठीक है, PDF में भी डेटा आता है ना आपके पास। अब ये PDF में डेटा आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को। फॉर्मेटेड डेटा आपका है बिल्कुल ठीक है, बट वो एक इमेज के तौर पर है। हम इस इमेज को यूज करने वाले हैं, तो हम अगेन क्या करेंगे, दोबारा कहाँ जाएंगे, पावर BI में गेट डेटा, और
यहाँ पर पीडीएफ आ रहा है, यहाँ पर पीडीएफ आ रहा है सामने। यस नहीं, नहीं आने की वजह क्या है? क्योंकि ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, नहीं होता। अब किस में आऊंगा मैं? फाइल में और पीडीएफ में कनेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने पीडीएफ कनेक्ट किया, अब सीएसवी भी नहीं दिख रहा है, एक्सेल भी नहीं दिख रहा, अब सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? पीडीएफ दिख रहा है। ये सेग्रीगेट कर देते हैं ना, सेम फॉर्मेट की फाइल लेकर आता है ना। आपने उसको कमांड दी, आपने उसको डोर बताया, इस डोर से यही डाटा आएगा बस, और मुझे वही शो करे, वही विजिबल। ओपन करते हैं। अब ये क्या कर रहा है? आपके उस तस्वीर में से आपके टेबल को फैच कर रहा है। नो आइटम सेलेक्टेड फॉर उसने फैच कर लिया। फैच करने के बाद उसने 2 टेबल्स बना दिए। इस पे क्लिक करेंगे आप, आपका डेटा आ जाएगा। इसको जब टैग लगाएंगे आप, तो नीचे लोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप पीडीएफ का डेटा भी लोड कर सकते हैं। कहाँ पे? पेज इस पे चेक लगाओ, चेक लगाएं। बहुत अर्जेंट है, इसको चेंज करना पड़ेगा ना, मतलब कल ही मंगवाया पड़ेगा। मैंने आपको, जब आपसे बात हुई ना, मैंने आपको ये कहा था कि ये हथियार लेकर नहीं आइएगा। ठीक है। एक मैं तो अफगानिस्तान की दोनों कर रहा था और रशिया के हिसाब से जंग जीत गए यार। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस फॉर्मेट की जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और वो है हमारा एक्सेल। हर कंपनी में सबका डेटा एक्सेल भी पड़ा हुआ है, सब एक्सेल मैनेज कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को ये बात पता है कि आप एक्सेल बहुत ज्यादा यूज करोगे, तो उन्होंने सबसे पहला जो आपको फॉर्मेट दिया ना, वो क्या दिया? पहले इधर ही आ जाओ। देखें, यूजर के बिहेवियर को समझना एक बहुत बड़ी चीज है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इम्तियाज आप जाते हैं, इम्तियाज में जो शेल्फ में चीजें लगी हुई है ना, वो बिना मकसद नहीं लगी हुई, ऐसे नहीं है, वो सब डेटा से और यूजर्स को देखते हुए। चॉकलेट्स हमेशा आप देखोगे बच्चों के पहुंच में होती है। हाँ, ऐसा ही है। और जैसे आप एग्जिट कर रहे होते हो, वहां पर आपको ऑन डायरेक्शन मिल रही होती है कि जैसे आप चार्ज करने लगो, चल यार आपने बच्चों को अगर अपने बच्चों को वहां बोल दिया ना कि यार बेटा आज नहीं, बाद में, तो काउंटर में तो आपको वो देखना ही पड़ेगा। हाँ, तो यूजर के बिहेवियर को माइक्रोसॉफ्ट समझते हुए चीजें आपको जगह जगह पर रख रहा है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं। जब एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो फाइल नंबर 3 आपको हाईलाइट हो जाएगी। हाँ, उसमें से वो एक्सेल डेटा ऑब्जेक्ट। हाँ, इस पे क्लिक करें। आज की क्लास में कम से कम आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि यार पावर बीआई में होता क्या है, डेटा लाते कैसे। फाइनल आउटकम मैंने आपको दिखाया है, वो एक पूरी जर्नी है जो कि एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको दिखती है। ठीक है, एक्सेल पे क्लिक किया हमने। अच्छा, अब एक्सेल के अंदर जो है ना 3 तरह की चीजें होती हैं। अगर मैं जस्ट यहाँ पर आपको बताता चलूं, एक्सेल के अंदर एक होता है आपके पास वर्कशीट, ठीक है, एक होता है टेबल, और एक होता है रेंज। जो भी एक्सेल के यूजर्स हैं उनको इन 3 चीजों का पता है। जो नॉर्मल एक्सेल की शीट आप बनाते हैं, जो डाटा रखते हैं, वो वर्कशीट कहलाती है। उस डाटा को जब आप कन्वर्ट करते हैं टेबल में, तो वो टेबल हो जाता है। उसके अंदर फॉर्मेटिंग आ जाती है, ऑटोमेशन आ जाती है, जिसका पाइवट भी बना लेते हैं। इसी टेबल से रिलेटेड एक होता है रेंज, कि आप एक एरिया डिफाइन कर देते हो कि आपकी ये रेंज है। किसी भी शीट में रह के आप उस रेंज को कॉल करते हो तो क्या करता है, वो आपको उसी रेंज को ले। तो 3 तरह के जो है वो फॉर्मेट होते हैं आपके पास एक्सेल में। आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देखें मैग्नीफायर में
आपने डेटा लोड किया है, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट तरह का डेटा दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? यस नाम पे नहीं जाएं, उसके आइकॉन्स को देखें जरा। पहला वाला टेबल थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, वर्कशीट आपको नॉर्मल दिख रही है, उसी के नीचे रेंज आ रहा है, उस रेंज के अंदर आप देखें तो उस रेंज के अंदर भी एक सिलेक्टेड एरिया आ रहा है जो कि बता रहा है कि ये रेंज कहलाता है। तो 3 तरह के डेटाज होते हैं एक्सेल के अंदर। सम टाइम आपके पास कोई डेटा आ गया, आपको एक फाइनेंस के डिपार्टमेंट, और बेतहाशा लोग एक्सेल यूज करते हैं, यही डेटा देते हैं, आपको डेटा दिया टेबल में, जब आप टेबल में खोलेंगे ना तो आपके पास एक्सपेंस टेबल और एक्सपेंस वर्कशीट, ये 2 टेबल आए, फ्रंट में आपको एक दिख रहा होगा, एक्सेल खोलेंगे ना वहां पर आपको एक शीट दिखेगी, ऐसा ही है। बट जब पावर बीआई में लोड करेंगे तो आपको 2 शीट दिखेगी, एक दिखेगी वर्कशीट और दूसरी दिखेगी टेबल। तो आपने हमेशा वर्कशीट सिलेक्ट करनी है। टेबल इज नथिंग, आज टेबल है, कल आपने कन्वर्ट कर दिया उसको, और आपका टेबल कहाँ गया, खत्म हो गया। तो वर्कशीट क्या है, वो बेस है, वो डेटा तो होना ही होना है। वर्कशीट है तो टेबल है, वर्कशीट है तो रेंज है। अगर वर्कशीट में डेटा नहीं है तो ना उसका टेबल बन सकता है ना रेंज बन सकता है। तो आपने सिंपल क्या यहाँ पर लेना है, और हम अंदर का डाटा हमें टेबल में दिया हुआ टेबल में है, बट जब आप उसको फैच करेंगे तो आपको वर्कशीट भी दिखेगी और टेबल भी दिखेगी। तो आपने क्या चूज करना है वहां पर, वो क्यों करना है कि वो डेटा हमें, वो बेस है, टेबल वो है तो ये टिका हुआ है। सही। मिसाल के तौर पे ये इस झूले की मिसाल देता हूँ, इस झूले के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अगर ये नहीं है तो क्या ये हैंग होगा? तो एग्जाम्पल ये है कि आपने बेस चीज को सिलेक्ट करना है। तो बेस हमारे पास क्या है, वर्कशीट। अगेन हमने वर्कशीट पे क्लिक किया, लोड कर लिया। तो इस तरीके से आपने देखा एक्सेल के अंदर डेटा किस तरीके से लोड करते हैं। और एक्सेल के अंदर अगर आपके पास डिफरेंट तरीके की चीजें आ रही हैं, रेंज भी आ रहा है, टेबल भी आ रहा है, तो आपने क्या सिलेक्ट करना है वहां पर, अच्छा दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं, सब हो सकता है, बट फजूल है ना। आपने दो डबल डबल डेटा लोड करके क्या दिखाना है, डेटा की डुप्लीकेशन क्यों दिखानी है भाई, कंफ्यूजन हो जाएगी, और सेल डबल हो जाएगी, वो मर्ज कर जाएगा। ये 2 अलग अलग टेबल का दिखा क्यों रहे, जब आपका काम एक से हो सकता है तो आप 2 चीजें क्यों फैच करें। और जो भी डेटा फैच करते हैं वो कोई ना कोई स्पेस रखता है, आपकी मेमोरी यूज करता है, आपके साइज बढ़ाता है आपके डैशबोर्ड का, ठीक है। और सो इसके अंदर जो 4 है, 4 क्या है आपके पास, वेबलिंग। आप सब अपने अपने सिस्टम में खोल के देखें, डेटा सोर्स आपको दिया है वो है वेबलिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका मैनेजर आपको कहता है यार मुझे पॉपुलेशन के ऊपर कुछ एनालिसिस करके दो, सारी सुनिएगा, आपका मैनेजर आपको कहता है मुझे पॉपुलेशन के ऊपर कोई एनालिसिस करके दो। आपको पता है पॉपुलेशन का डेटा फ्री में कहाँ मिलेगा, विकिपीडिया में मिल जाएगा। विकिपीडिया ओपन सोर्स है, जहां से आप डेटा इजिली देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं पहला वाला जो लिंक है ना, आप सारे यहाँ देखिएगा, कॉपी करता हूँ, एक ब्राउजर पर आता हूँ, देखिए सीक्वेंस आपको दिया हुआ, हम उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं। सिर्फ फाइल नंबर 6 इस वजह से आपको बताई थी चूंकि वो फाइल टाइप उसकी वो थी। अब यहाँ पर अगर मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर किया, एक वेबसाइट खुल गई जहां पर आपके पास डेटा आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कोई डेटा यहाँ से, अगर यहाँ देख लें, अगर कोई यहाँ से कोई डेटा आप निकाल कर कोई एनालिसिस करते हैं और आपका मैनेजर कहता है मुझे फ्रिक्वेंटली चाहिए, तो आप क्या बार बार मैनुअल यहाँ से डेटा निकालेंगे?
आप तो ये चाहेंगे यार ये वेबसाइट मेरे पावर बीआई से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और मैं यहाँ से डेटा फैच करता रहूँ, ठीक है। जैसे किसी भी कंपनी की वेबसाइट में से कनेक्ट कर लो। अगर दराज आपको कहता है कि भाई मेरा डेटा कनेक्ट कर लो, आपको कनेक्टर देता है, आप कनेक्ट कर लेते हो, तो आप उसका सारा डेटा यहाँ से। बट ये हर वेबसाइट के अंदर नहीं होता। बट अगर विकिपीडिया की मैंने मिसाल क्यों दी, क्योंकि हम सबको पता है वहां पर डेटा आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर एक टेबल है, टेबल नंबर 10 फॉर एग्जाम्पल, ये आ रहा है एयर वाइज पॉपुलेशन। ये डेटा मैंने फेच करना है पावर बीआई के अंदर। मैं कैसे करूं भाई? चलिए भाई, मैं पावर बीआई में जाता हूँ, क्योंकि ये सोर्स भी फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती तो यहाँ पर नहीं आ रहा। बट यहाँ पर आप देखें आ रहा है वेब, तो इसने टॉप पर दे दिया, आपको अंदर नहीं दिया, आपको मिड लेयर में दे दिया। हम इस पे क्लिक करते हैं। अब वो जो यूआरएल है ना, वो मैं डालूंगा यहाँ पर। उस यूआरएल को मैंने कहाँ डाला? नोटपैड पे जो यूआरएल था उसको कॉपी किया, पाकिस्तान तक कॉपी किया, और वेब में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखें सारे, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं जिसको ओके करता हूं, अब ये क्या करेगा? इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, क्योंकि आप कहां से डाटा लेकर आ रहे हैं? वेबसाइट से। अभी तक आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप विद इन द सिस्टम काम कर रहे थे। अब सिस्टम के बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। अब ये कनेक्ट हो गया कहां से? उस वेबसाइट से। अब उस वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा है ना, वो सारा आपको यहाँ पर दिखा देगा। जो भी टेबल्स हैं, जो भी टैग्स हैं, जो भी टेबल्स हैं, जो भी टेबल्स हैं, ये लोड हो रहा है। आपने नेट कनेक्ट नहीं किया? मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। आपने बस मुझे पता है। नेट कनेक्ट हो रहा था यार तारिक भाई। यहाँ ध्यान दे सारे। ये क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर जो भी डिटेल उस वेबसाइट के ऊपर 32 टेबल यूज हो, आपके पास 32 का 32 डाटा आ गया। इसको कनेक्ट करने का क्या फायदा? कि आपको मैनुअली रिफ्रेश कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वेबसाइट में कोई नंबर अपडेट होगा, आपके पास भी हो जाएगा। ऑटो होगा भाई, मैनुअल डिपेंडेंसी खत्म हो रही है आपकी। मैंने लिखा हुआ है कि टेबल नंबर 10 को सिलेक्ट करो। मैं आपसे कह रहा था एयर वाइज पॉपुलेशन चाहिए, क्योंकि मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है, तो मुझे पता है टेबल नंबर 10 में जस्ट वन टाइम तो मुझे डाटा देखना पड़ेगा ना। तो मैंने इसको देख लिया, मुझे ये डाटा मिल गया, और मैं जस्ट इसको क्या करूंगा? लोड करूँ। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से आप वेब के थ्रू या ब्राउजर से डाटा को फैच कर सकते हैं। ये भी फंक्शनैलिटी, मतलब ये भी आपको कैपेबिलिटी है इसके अंदर कि ये वहां से डाटा आपको फैच करके लाकर दे रहा है। ये आपके पास डाटा आ गया। ठीक है, देखिए जैसे जैसे डाटा आ रहा है ना मेरे पास, यहाँ देखें ये टेबल लोड होता जा रहा है। और मिसाल के तौर पे मुझे इस टेबल के अंदर क्या डाटा है, तो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आ रहा है टेबल व्यू। यहाँ पर रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू। टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो उस कॉलम के अंदर जो डाटा है ना, वो आपको सब यहाँ पर दिख रहा है। डाटा की विजिबिलिटी भी आपको हाथों हाथ हो रही है। तो कितने तरीके से डाटा को फैच किया आपने? पहला नोटपैड, CSV, PDF, एक्सेल। ठीक है, एक्सेल के अंदर भी 3 कैटेगरी थी, मैंने आपसे नहीं करवा क्योंकि एक ही चीज है। एक्सेल हो गया 4 हो गई, और अभी हमने
पांचवी चीज क्या की एक्सप्लोर की? वेबसाइट। वेबसाइट। इसी तरीके से आपके पास इसी नोटपैड की फाइल में एक और है, वेब की फाइल में जाएं और आपके पास आ रहा है, इसमें आपके पास एक और क्या आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 4 जो आपने खोला है, आपने तो एक लिंक को लोड किया ना, इसके नीचे दूसरा लिंक भी आ रहा है, उसका डेटा भी आप वैसे ले सकते हैं। सेम रीप्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे मैंने किया, अब आपको डेटा देगा। यहाँ पर हमारे पास एक तीसरी चीज होती है या छठी चीज होती है एपीआई। इस चीज को समझिएगा, अभी हमने वेब के थ्रू डेटा को फैच किया, जिसमें हमने एक ब्राउजर का एक लिंक डाला और वो चल गया। कुछ कंपनीज आपको डेटा नहीं देती, वो आपको एक लिंक जनरेट करके दे देती है। एक लिंक दे दिया, कह रहा है इसको कॉल करोगे आपको डेटा मिल जाएगा। मैं अपना डेटा, सारा डेटा आपको नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ एक लिंक दे रहा हूँ, एपीआई कहलाती है वो, कोडिंग होती है ना, आप इसको क्लिक करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा, वो कहलाती है एपीआई। अक्सर जो फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको एपीआई के थ्रू मिलते हैं। एपीआई ठीक है। इस एपीआई के लिंक को भी क्या करेंगे आप, सिंपल कॉपी किया आपने, इस एपीआई को अगर आप ब्राउजर में पेस्ट करते हैं ना और एंटर करते हैं तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर ब्राउजर में पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस एपीआई के अंदर कमांड है कि जैसे ही ये फाइल हिट हो, एक फाइल डाउनलोड हो जाए। ये यहाँ देखे सारे, यहाँ पेस्ट किया मैंने, इंटर किया, एक फाइल डाउनलोड हो गई। आपने इसके पीछे की कोडिंग हुई है ना, हम वो कोडिंग सीखने के लिए नहीं बैठे हुए, हम ये सीखने के लिए बैठे कि डाटा कैसे कैसे मिल सकता है, तो ये कहलाती है एपीआई। तो ये स्माइली आपकी वाली है ना, स्माइली। हाँ, ये तो स्माइल वाली है। अब मैं क्या करता हूँ, अब दोबारा वेब पर आता हूँ। कोडिंग आपने की है? नहीं नहीं, मैंने नहीं की है। वेब पर आता हूँ। ये डेवलपर्स होते हैं ना जो अपना डाटा किसी से ओपनली शेयर नहीं करना चाहते हैं, आपको सिर्फ वो डाटा देंगे जो आपके काम का है। आपने ब्राउजर पे क्लिक किया था, आपको कितना डाटा दिखा? तो कोई कंपनी कहती है भाई तुम्हें ये टेबल का डाटा चाहिए ना, तुम मुझे महीने के $100 दो, मैं तुम्हें डाटा देता हूँ। बात को समझिएगा। एक कंपनी है, एक वेबसाइट है, वहां पर एक टेबल है, इसका डाटा आपको नीड है, आपको चाहिए, तो वो कंपनी कहती है मैं आपको एपीआई बनाकर देती हूँ, आप महीने के $100 मुझे दे दो, आपको डेटा मिलता रहेगा, आप उसको दिखाओ, तो वो एपीआई आपको बनाकर देती है, जिसमें सिर्फ आपको उसी टेबल का डेटा मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ओके करूंगा, तो ये क्या करेगा, फाइल डाउनलोड हो गई और ये लोड हो गई। यहाँ देख रहे हैं ये सब, ब्राउजर में पेस्ट किया, एंटर किया, ये फाइल आ गई। ये एपीआई कहलाती है। खाली लिंक डाल दिया, मुझे फाइल डाउनलोड करनी है। ब्राउजर में पहले आपने पेस्ट किया, वो फाइल वहां ओपन हो गई। नहीं, ब्राउजर में तो मैंने आपको टेस्ट करके बताया कि ये काम क्या कर रही है। ब्राउजर गेट डेटा से ब्राउजर पे जैसे ही, ओके ब्राउजर में है, बैक में ठीक है भैया। सो साथ में जाऊंगा सीधा सीधा सही, ये रहा, इधर आओ, गेट डेटा में, गेट डेटा में सही सही, गेट डेटा में उसे ऑल से खोलो, इधर आओ मैम, ये रहा, और वो जो लिंक था इधर, ये नहीं, जो एपीआई वाला नीचे बड़ा था, एपीआई ये नहीं, ये तो इस, ये नोटपैड को, अच्छा 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 सही, ये डाउनलोड करो पूरा, हाँ, कॉपी, देन पेस्ट, ओके, कनेक्ट, ठीक है, आ गया। अब इसको नोट कर लो,
ठीक है, तो अब आपने कितने किस्म से फाइल लोड करना सीख ली। नोट पैड खोले, उस पर लिखें हेडिंग डालें पावर बीआई डाटा एक्सट्रैक्शन, उसके नीचे लिखें फॉर्मेट, फॉर्मेट 1 नोटपैड, ये टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट आ गया। या जिस तरीके से आप लिखना चाहें। मेरा कहने का मतलब है कि जितने किस्म की फाइल को लोड करना सीखा है आप सारी लिखें, टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, PDF फाइल, वेब के थ्रू और API। टेक्स्ट या CSV फाइल लिखी है। एक्सेल फाइल, जावा और वेब, टेक्स्ट, CSV, PDF थ्रू वेब, API और एक्सेल। 6 हो गई ना, सर एक तो टेक्स्ट था, PDF थी, एक्सेल फाइल थी, वेब फाइल थी। एक नोट टेक्स्ट फाइल, दो फाइल है ना, नहीं क्या? वेब में ही दो फाइल है। हाँ एक API, एक API, एक तो टेक्स्ट में CSV एक टेक्स्ट फाइल हो गई, CSV फाइल हो गई, PDF फाइल हो गई। टेक्स्ट और CSV तो एक ही है ना? हाँ नहीं, दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही कैपिटल एक शो हो रहा है। बट आपने दो अलग अलग फाइलें लोड की है ना, टेक्स्ट की फाइल अलग की है, CSV फाइल अलग की है, 6 हो गए। इसमें दो अलग है, मैंने जो और API है तो एक एक पूरा है। तो API तो मैं अब आप किसी को भी ये कह सकते हैं कि आपको इन 6 तरीकों से फाइल लोड करना आता है। छठा कौन सा है? टेक्स्ट API, फाइल, PDF फाइल, एक्सेल फाइल, वेब फाइल, CSV फाइल, API, API जो लास्ट ठीक है। हम एक लास्ट फाइल को लोड करते हैं और आज अपनी क्लास को यही इख्तिताम करते हैं, ठीक है। हाँ ये चालू होंगे। हाँ हाँ डेफिनेटली टाइम ज़्यादा हो गया, आप लेट आए ना, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा। चलो कोई इशू नहीं। लास्ट फाइल नंबर 5 है जैसन। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये एक अजीब सी फाइल आपको खुलकर सामने आएगी। तो हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल? आप मेरे पास, आप नहीं खोले, आप मेरे पास नहीं, आपके पास वीडियो स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास उस तरीके से विजिबल नहीं होगा। बट अगर किसी ने कोडिंग की है, जिसकी स्क्रिप्टिंग आती है, HTML जावा वगैरह के ऊपर जिसने काम किया है तो उसको ये चीजें समझ में आएगा। ये वीडियो स्टूडियो ये सर्टिफाइड है, ठीक है। आप डेटा इस तरीके से भी बन सकते हैं। मैं आपका माइंड बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि आप किस किस लेवल पे बढ़ जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइल लोड करके ये सिंपल है कि कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर जैसे मैं और थ्री में जाते हैं, जैसे ये फाइल सेलेक्ट करते हैं, जैसे की फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे की फाइल आपकी HTML फाइल होती है, जैसे कोई वाली फाइल होती है, तो उसमें आप एक्सेल से डाटा लोड किया था, CSV से लोड किया था, अलग अलग टेबल दिख रहा था, इसमें ऐसा नहीं होता। ये आपको क्या करता है, जैसे ही आप JSON की फाइल को लोड करते हैं तो ये आपको पावर क्वेरी यानी डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्वेरी दी जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ओपन करूँगा ना तो यहाँ पर ये स्क्रीन की क्वेरी की जगह से एक और एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पर हम डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यूजली 0.01% यूज होता है, बट फॉर्मेट
तरीके से। हाँ, वो चल रहा है, वो अभी अभी शायद उसने स्टार्ट किया है, तो अच्छा मेरा ये जो है ना ये रहा है, चार्टर खैर अगर अभी तो वीडियो आ गई है ना, तो वहां पर देखिए एक ऑप्शन आएगा क्लोज एंड अप्लाई का ना, आगे तो एक कंडीशन। अब आ गया वो डैम श्योर। हाँ हाँ, मैं जेसन की फाइल लेता हूँ अगेन। अच्छा मेरे पास है, ये देखें यस यहाँ पर आपके पास ये जेसन की फाइल खुल गई होगी, वो डेटा आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अच्छा ये वो विंडो है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। ये ऊपर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, पावर क्यूरी एडिटर। ये वो विंडो है या ये वो एरिया है जहां पर इसका सिर्फ क्या काम है, डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, मल्टीपल किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, तो इस स्क्रीन से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई का बटन है, तो यहाँ पर सिंपल क्लोज एंड अप्लाई करें तो आप बाहर आ जाएंगे। एक्सेल की फाइल को कैसे सेव करते हैं आप, तो डेफिनेटली इस फाइल को भी आपने कंट्रोल एस करके सेव करना है, तो जो फाइल आपने लोड की है वो इस फाइल के अंदर डेटा सेव हो जाए। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एस, और इस फाइल का नाम रखना है वीक 1 डेटा एक्सट्रैक्शन। क्लोज इन अप्लाई करने के बाद जी जी, वीक 1 डेटा एक्सट्रैक्शन। जैसे सेव करेंगे फाइल सेव हो जाएगी। फाइव से थर्ड आ गया, आ गया ना, उसको नेमिंग करना है, कंट्रोल एस करना है, इस फाइल पे जिस पे काम कर रहे हैं इसको सेव करना है, और इसका नाम रखना है वीक 1 डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीक आपको पता हो कि आपने किस फाइल के ऊपर काम किया था, जैसे एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं वैसे ही आपने इस फाइल को भी सेव कर देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा मैं आपको एक ऐसे ही बता देता हूँ कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ को लेके कोई मसला आ गया था ना, तो फिर वो रुक गया, तो आप डेफिनेटली इसको पता कर लें अच्छी तरीके से, और फिर मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं इसको भी इंशाल्लाह करवा लूँगा। ठीक है, सो होपफुली आज की जो क्लास हमने अटेंड की है इसके अंदर आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी, पावर बीआई के बारे में, इसी से रिलेटेड दूसरे टूल के बारे में। पावर बीआई की इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, अपडेट भी बहुत सिंपल है, आप डाउनलोड करते हो अगेन डाउनलोड करोगे और रीइंस्टॉल कर लो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक प्रोसेस साइकिल बताया, ठीक है, कि पावर बीआई के अंदर डाटा किस तरीके से फ्लो करता है, या एक डाटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहला पार्ट क्या होना चाहिए, डाटा की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने कोई फाइल भी लोड किया तो सबसे पहले इसको खोल के देखा है कि डाटा क्या है, तो जब तक आपको डाटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप उस पर प्रॉपर काम नहीं कर सकते। और डाटा की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो पहला काम होता है वो पावर बीआई के अंदर क्या होता है कि पावर बीआई के अंदर डाटा को लाना कैसे, तो हमने इसके अंदर हमने तकरीबन 7 तक डिफरेंट तरीकों से सीखा है। इसके बाद जो लास्ट है जो सीक्वल से किस तरीके से करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, देन फिर इसी के बाद फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर एक एक केस स्टडी होगी, एक एचआर का डाटा होगा, एक हेल्प डेस्क का डाटा होगा, जिसमें आपके पास एक रिक्वायरमेंट होगी कि भाई हमें ये एक डैशबोर्ड बनाना है,
इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इसके अंदर ये KPI चाहिए, इसके अंदर ये डैशबोर्ड बनेगा। तो आपको आपका आउटकम पता होगा पहले से कि आपको बना कर क्या देना है। केस स्टडी होगी तो आपको हम एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो हमसे कोई चीज मिस भी नहीं होगी। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीक्वल की कनेक्टिविटी को देखेंगे और इस चीज को यहाँ बंद कर देंगे कि हमने 8 डिफरेंट तरीकों से डेटा को फैच करना सीखा, और फिर हम एक प्रॉपर केस स्टडी के साथ काम करेंगे जिसका आउटकम आपको दिखेगा कि डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मॉडल बनेगा, विजुअलाइजेशन होगी और एक डैशबोर्ड निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा बेसिक। ठीक है, तो अगर इसमें आज की क्लास में किसी का कोई सवाल तो आप कर सकते हैं। नहीं सर, अभी तक सही है, मेरा तो क्लियर है, आपको भाई ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको फिर हम देखिए प्रैक्टिस, कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास डेटा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता मुझसे नहीं हो रहा। आप ग्रुप में मैसेज करेंगे ये नहीं हो रहा, मैं नहीं जवाब दूंगा, अदनान जवाब देगा, अदनान नहीं, और आप ऐसे ही सीखेंगे। आपको सीखना है तो आपको खुद मिलके बैठना पड़ेगा, यार हम ये कर लेते हैं यार, ये बना लेते हैं यार, ये कर लेते हैं यार। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको टास्क देता रहूंगा और मैं 1 से 2 बार फीडबैक लूंगा, फिर अगर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दिखेगा तो फिर वो टास्क देना भी बेकार है। देखिए ये टाइम बाउंड होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 8 घंटे की क्लास होगी, बट ये 8 घंटे नहीं होगा, उससे ज्यादा की क्लास होगी। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम इसमें चीजें ऐड करते रहेंगे बेसिक, है ना। बट जब आपका बेसिक पक्का हो जाएगा ना तो फिर हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि एडवांस लेवल में इतनी सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, इतनी सारी चीजें, आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे करेंगे। अगर आप आज की मिसाल लें, क्लास में आने से मतलब इस क्लास लेने से पहले आपको शायद पावर बीआई के इतनी चीजें नहीं पता हो, बट कम से कम आप आज 100% में से 3% या 5% तो चीजें लेके जा रहे हैं, तो ऐसे ही प्रोग्रेस बढ़ेगी आपकी। और जब मुझे लगेगा कि यार हाँ आप बढ़ रहे हैं तो फिर हम उसको मजीद एक्सटेंड करें। ठीक है, सॉरी यार चाय वाय का क्योंकि सीन इस वजह से नहीं है क्योंकि गैस नहीं होता। ठीक है, और हमने प्लान ये किया है कि हम क्लास को जो है ना, लेकिन अगर हम इस तरह ये दावतें करते थे ना तो टाइम किल हो जाएगा। नहीं दावत करने की बात नहीं है। अगर चाय का जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो सर आपसे ये नहीं पूछता कि बेटा कुछ चलेगा मैं टू भी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। अच्छा हमने अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से प्लान किया है कि हम ट्रेनिंग एक जगह पे नहीं करेंगे, हम री एडुकेशन करेंगे। आज मेरे यहाँ ट्रेनिंग हुई है, नेक्स्ट ट्रेनिंग हम करेंगे इनके घर पे, फिर हम करेंगे आपके घर पे, एक दिन करेंगे हम इनके घर पे, ताकि आपकी एफर्ट्स भी लगे। एक बंदा जब नागन से आ रहा है यहाँ पर, फोर के चुरंगी से आ रहा है, तो एक दिन आपने भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, हम लोग मिलके जरा किराया देते हैं। ठीक है, तो इससे आप टाइम के पाबंद भी होंगे। अच्छा हरी भाई अभी बताया अभी तो ऑलरेडी मेरे पास है होगी, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? तो तारीख भाई की शादी चली जाएगी। हाँ हम कर लेंगे एडजस्ट कुछ ना कुछ करके।